प्रीति ने मन में कुछ सोचा, फिर उसने कहा, आप कहते हैं तो मान जाती हूँ, बस कुछ देर पहाड़ी देखकर चली जाऊंगी। अब आई हूँ तो थोड़ी बर्फ का मजा ले लेती हूँ। वो मुस्कुरा दी और शॉप वाला भी अपने काम में लग गया। कुछ देर ही हुई थी कि एक आदमी प्रीति के मोबाइल में तस्वीर दिखाते हुए उस शॉप वाले से बोला, ओ दादा, ये लड़की को देखा है? शॉप वाला कुछ पल उसे देखकर बोला, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो आदमी बोला, पागल है थोड़ी, घर से भाग गई है, इसका घरवाला परेशान है, ढूंढ रहा है बेचारा, पता हो तो जल्दी बता दो, वैसे भी पुलिस भी ढूंढ रही है इसे, उन्हें तो बताना ही होगा, तो बता दो, कहीं मुसीबत में पड़ गई तो मैं तो तुम्हारा नाम दे दूंगा। जब शॉप वाले ने पूछा, पर तुम क्यों पूछ रहे हो, तभी सामने वाला आदमी समझ गया था कि वो कुछ तो जानता है, इसलिए उसने ऐसे ही उलझुल बातें की। वो शॉप वाला आदमी झट से बोला, देखा है ना, सच में ही पागल लग रही थी, खूबसूरत पागल। मना करने के बाद भी पहाड़ी पर बर्फ का मजा लेने चली गई। जाओ जल्दी, कहीं वहां से भी कहीं और ना चली जाए, बेचारी इतनी छोटी उम्र में ही पागल हो गई। शॉप वाले के सामने के आदमी ने शॉप से थोड़ी दूर हटते हुए किसी को फोन लगाकर प्रीति के पहाड़ी पर होने की सूचना दी। उधर विक्रम बहुत बेचैन था, इतनी बेचैनी उसे कभी नहीं हुई थी। वो बार बार प्रीति के ठीक होने की कामना कर रहा था। हल्द्वानी घाटी के नजदीक पहुंचकर उसने देखा रास्ता बंद कर दिया गया है। वो कार से निकला और किसी को फोन लगाते हुए कहा, तुम्हारी नजर है ना उस पर? उधर से आवाज आई, हाँ सर, आपने जिनकी फोटो भेजी थी वो पहाड़ी पर जा रही है, बर्फ का मजा लेते हुए। उधर से हंसने की आवाज आई तो विक्रम ने कहा, अपने दांत अंदर ही रखो और ध्यान दो उस पर, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। उधर से किसी ने हाँ कहा और दोनों तरफ से फोन रख दिया गया। विक्रम ने पीछे पलटकर देखा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वहाँ मस्ती करते हुए कपल दिखे, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, तो विक्रम आगे बढ़ गया। विक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा था। उधर पहाड़ी पर भीड़ थोड़ी ज्यादा थी, तो प्रीति भी उनके बीच मस्ती करने लगी। वो अकेले ही थी, कभी बर्फ के गोले बनाकर वहाँ खेल रहे बच्चे की तरह उछलती, तो कभी हाथ फैलाकर गिरने वाली बर्फ को अपने दुपट्टे में समेटने की कोशिश करती। प्रीति आज तक जहाँ भी गई थी बस अपने पापा मम्मी के और राजवीर के साथ गई थी। आज अकेले घूमने का क्या मजा है, ये प्रीति उठा लेना चाहती थी। वो बर्फ में गुम ही हो गई थी और ध्यान हटने पर उस पर नजर रखने वाले विक्रम के आदमी की नजर से ओझल हो गई थी। शाम गहराने वाली थी, पर आज मौसम बिगड़ने के कारण जल्दी ही अंधेरा छाने लगा था। विक्रम उस आदमी के पास आया और प्रीति के बारे में पूछने लगा, तो उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अभी तो वो मैडम यही थी, पर पता नहीं एक पल में कहाँ चली गई। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। उसे झल्लाते हुए उस आदमी से कहा, कहीं नीचे ना चली गई हो, अब तो यहाँ भीड़ भी नहीं है, एक काम करो, तुम नीचे जाकर देखो, मैं एक बार और चेक करता हूँ, हो सकता है वो यहीं कहीं हो। उधर प्रीति को बार बार लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे है, तो वो उससे बचने के लिए पहाड़ी के दूसरे छोर चली गई थी। वहाँ अब कोई नहीं था। उसे मन में कहा, अब चलना चाहिए, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। वो एक बार बर्फ अपने में समेट लेना चाहती थी, तो उसने फिर अपने हाथ फैला दिए। उसके होठ खुद ही गुनगुनाने लगे। अगले ही पल उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो घबरा कर पलटी। वहाँ विक्रम को देखकर उसकी जान में जान आ गई। उसे महसूस किया विक्रम गुस्से में उसे देख रहा था, तो वो हड़बड़ा कर बोली, वो विक्रम, मैं बस यहाँ घूमने आई थी, वो बस घर जा ही रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गए, तो चलो घर चले, देखो शाम गहराने लगी है। प्रीति अपने सूट के दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेटने लगी। उसे पता था अभी ही विक्रम बम फोड़ने वाला है। विक्रम ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे चलने का इशारा किया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था और प्रीति उसके पीछे आ रही थी। उसने फोन लगाया और अपने आदमियों से प्रीति के मिल जाने की बात की और उन्हें जाने को कहा। फोन करने के बाद जैसे ही वो पलटा, प्रीति उसे नहीं दिखी। अब तो उसका गुस्सा बढ़ने ही लगा था। उसने मन में कहा, एक बार इसे मिल जाने दो, फिर मैं शिल्पा को कहूंगा इस मुसीबत को अपने ही पास रखे। अब पता नहीं ये खूबसूरत मुसीबत कहाँ गायब हो गई। उसने इधर उधर नजर घुमाई, पर कोई भी नजर नहीं आया। वो उसे ढूंढने लगा। उधर खंडाला में पुलिस वाले भी सुबह ही आ गए थे। वो फिर से तेज की खोजबीन शुरू कर चुके थे। सभी वहां बेचैनी से घूम रहे थे। दोपहर होने आ गई थी, पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। घनी झाड़ियां जैसे कुछ भी ढूंढने से रोक रही थी। राजवीर भी एक टुकड़ी के साथ जा चुका था, पर शाम तक कुछ भी पता नहीं चला, तो वो भी खाली हाथ वापस आ गया। पुलिस वाले तेज प्रताप को ना ढूंढने के लिए कह रहे थे। मोहित ने पुलिस वाले से माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिएगा, दी जीजू के लिए थोड़ी परेशान है और आपने जो बात की है वो बर्दाश्त के बाहर है, पर उस पर ध्यान ना देकर प्लीज जीजू को ढूंढने में हमारी मदद करे। इस तरह की बातें करके
किसी का दिल ना दुखाए। मैं भी जानता हूँ पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर आप सिचुएशन को समझिए और एक बार और कोशिश करके तो देखिए। पुलिस वाले ने अपनी कॉलर ठीक की और एक और खड़ा हो गया। उसने मन में कहा, अब तो मैं नहीं ढूंढने वाला किसी को, कल से ढूंढ रहे हैं पर नहीं मिला वो तो क्या करें हम। इसका मतलब ये तो नहीं कि हाथ उठाए हम पर। शिल्पा और राजवीर ने देखा मोहित ने तनु को संभाल लिया है, तो वो दोनों पुलिस के पास पहुंच गए। राजवीर ने पुलिस वाले को देखकर कहा, प्लीज आप लोग हमारी मदद करें, इस तरह तो आप मेरे दोस्त को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। पुलिस वाले ने भी हामी भर दी, पर जब पूरा जंगल छानने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली तो उसे लापता घोषित कर दिया गया। तनु बार बार उन्हें बोलती रही, प्लीज एक बार और कोशिश करो, पता नहीं तेज कैसे होंगे। एक दिन पूरा बीत गया है, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होगा। उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने अपनी पनीली आंखों से शिल्पा और राजवीर की ओर देखते हुए कहा, प्लीज किसी प्राइवेट खोजबीन करने वाले को लगवा दो, तेज जरूर मिलेंगे, मेरा दिल गलत नहीं हो सकता। राजवीर ने हाँ कह दिया। पुलिस ने तो उसे गुमशुदा घोषित कर दिया था और अपना पल्ला झाड़ते हुए वहां से चली गई। राजवीर ने शिल्पा से मोहित और तनु को ले जाने कहा और खुद वहीं रुक गया। उधर पुणे में अभी तक ममता के हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पेशेंट के साथ इस तरह की छेड़खानी की गई हो। उसे अपने रूम में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखना चालू की, पर आश्चर्य की बात ये थी, जिस समय पर रूम में थी उस समय की रिकॉर्डिंग गायब थी। वो परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। फिर उसने डॉक्टर नवीन को बुलाया और डॉक्टर नवीन को अभी हाल ही हुए इंसिडेंट की पूरी सिचुएशन बताई। अपने मन की शंका जताते हुए डॉक्टर नवीन से कहा, ऐसा पहली बार हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं जो पेशेंट यहाँ भर्ती है उसी का कोई दुश्मन यहाँ आ गया हो और उसने ऐसा कुछ किया हो। डॉक्टर नवीन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास 24 घंटे हमने नर्स रखी है, वो भी फ्री में। डॉक्टर नवीन की बातों की तंज को समझते हुए डॉक्टर ममता बोली, ये कैसी बात कर रहे हो तुम, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। यहाँ ऐसे कई लोग आते हैं जिनका मैंने फ्री में इलाज किया है, पर आज तक उनके इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती मैंने। सभी को एक नजर से देखा है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसका कोई अपना हो या ना हो। अब क्या हुआ, पुलिस भी तो ढूंढ रही है ना इसके परिवार को। जैसे ही पता चल जाएगा उनके परिवार वाले तो खुद ही यहाँ से लेकर चले जाएंगे। और वैसे भी ये किसी अच्छे घर का ही लगता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी ठीक हो जाए। यदि किसी ने इसका ऑक्सीजन लेवल ना कम किया होता तो शायद अभी तक होश में भी आ गया होता। और वैसे भी ये हॉस्पिटल मेरा है, किसे रखना है किसे नहीं रखना है ये मैं डिसाइड करूंगी, तो आगे से इस तरह के ताने मुझे मत देना। ममता ने अपनी पूरी बात छेड़ते हुए डॉक्टर नवीन से कही। डॉक्टर नवीन ने हकलाते हुए कहा, अरे ममता, तुम तो नाराज हो गई। मेरे कहने का मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। तुम तो जानती हो इस हॉस्पिटल में कोई भी ट्रस्टी नहीं है और हम बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर सबका इलाज करते हैं। हमारी खुद की बचत ज्यादा नहीं है और अभी तक जितने भी पेशेंट जिनका हमने फ्री में इलाज किया है, तुम तो जानती हो वो सभी नॉर्मल कंडीशन वाले थे। पर ये जो पेशेंट 303 एडमिट है, तुम जानती हो उसे गोली लगी है, अभी तक होश नहीं आया है और वो आईसीयू में एडमिट है। हमारा बजट ना बिगड़ जाए, मैं तो उस पर्पस से बात कर रहा था। सॉरी यदि तुम्हें बुरा लगा हो। आई होप कि पुलिस इसके घर वालों को जल्दी ढूंढ लेगी या फिर इसे जल्दी होश आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर नवीन ममता को असमंजस की स्थिति में छोड़कर इविल स्माइल देते हुए केबिन से बाहर आ गया। ममता अभी भी सोचने बैठी थी कि उस समय की सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और वापस हॉस्पिटल में राउंड लेने चले गई। उधर ममता के केबिन से बाहर निकलकर डॉक्टर नवीन ने देश पांडे को फोन लगाया। देश पांडे ने हंसते हुए कहा, क्या यार, एक दिन भी नहीं रह पाता तू मेरे बगैर, इतनी जल्दी याद आ गई तुझे मेरी। और एक वो है जिसे मैं हर पल याद करता हूँ पर वो मुझे याद ही नहीं करती। वैसे क्या हाल है मेरी जानिया के। डॉक्टर नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों इतना परेशान करता है उसे, तू तो जानता है वो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर फिर भी तू उसके पीछे पड़ा रहता है। अरे थुलथुले गेंडे, पहले अपना वजन तो कम कर और जो पूरे दिन रात मुंह में पान भरा रहता है अपनी वो हरकत भी कम कर, तब तो तेरे बारे में कुछ वो सोचेगी। पर तू ये सब छोड़ने से रहा। देश पांडे ने हंसते हुए कहा, छोड़ यार, ये मोटापा तो खानदानी है, ऐसे तो कम होने से रहा। पर तू मेरे मोटापे को छोड़, अब ये बता किस लिए फोन किया था। डॉक्टर नवीन ने उससे कहा, वो जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है उसकी खोजबीन चालू हुई या नहीं। देश पांडे ने कहा, देख, जितना फाइल में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी वो तो मैंने हेड ऑफिस भेज दी है, बाकी काम मैं आकर संभालूंगा। अभी 4-5 दिन और लगेंगे मुझे आने में, इसलिए अभी तो मेरा रास्ता मत देख,
जो भी होगा लगभग 1 हफ्ते के बाद ही होगा। तब तक तू मेरी जानिया का ख्याल रखना। वैसे एक बात तो है, मैं तो उसे सामने से छेड़ता हूँ, उसका मजाक उड़ाता हूँ। तू अपना भी देख, मैं जानता हूँ पिछले 5 सालों से तू भी उसे मन ही मन प्यार करता है, तो क्यों नहीं कह देता उसे। हो सकता है वो भी तुझसे प्यार करती हो। जहाँ तक मेरे प्यार का सवाल है, वो प्यार नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे परेशान करता हूँ, जिससे वो गुस्सा होती है, बड़ी क्यूट लगती है। फिर दोनों हंसने लगे और डॉक्टर नवीन ने कुछ सोचते हुए फोन को रख दिया। डॉक्टर नवीन ने मन में कहा, ये सच है, देश पांडे से अभी तक खतरा नहीं था और ना ही आगे कभी होगा, क्योंकि ममता उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती। पर ये पेशेंट नंबर 303, पता नहीं क्यों ममता इसकी ओर जिस तरह से देख रही थी, मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है। पर एक बात तो सच है, ममता मेरे अलावा और किसी की भी नहीं हो सकती। उधर खंडाला में पुलिस ने तेज की सर्चिंग अब बंद कर दी थी, क्योंकि जंगल में कहीं अंदर तक सर्च करने के बाद भी तेज की कोई खबर नहीं मिली। इधर राजवीर ने भी प्राइवेट टीम बुला रखी थी। उस प्राइवेट टीम ने भी अपने स्तर पर पूरी खोजबीन की थी, पर तेज का कुछ भी पता नहीं चला और थककर वो सर्चिंग भी बंद हो गई। सभी तेज के खंडाला वाले फार्म हाउस में आ गए थे। राजवीर और शिल्पा भी पलक को छोड़कर 2 दिनों से वहीं थे। राजवीर ने तनु को दिल्ली चलने को कहा, पर तनु ने कुछ सोचते हुए दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। सभी ने बहुत कोशिश की, तनु वापस चले, और ऐसी हालत में कोई भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। खंडाला का आश्रम अभी बनकर रेडी नहीं हुआ था। शिल्पा ने मायूस होते हुए तनु का हाथ पकड़कर कहा, तनु प्लीज घर चलो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। तनु ने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सब कह रहे हैं अब तेज नहीं है, पर मुझे किसी का विश्वास नहीं है, वो ठीक है और यहीं वापस आएंगे, इसलिए तुम जिद मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। राजवीर ने भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मानी।